ये देखिए, इसको लेसर फ्लेम बैक जिसको कहते हैं, या ब्लैक रम्ड फ्लेम बैक, इस जगह पे ये मिलता है। बहुत ही खूबसूरत वुडपेकर होता है। वुडपेकर्स भी पैराकीट्स की तरह, हॉर्नबिल्स की तरह कैविटी ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जो पेड़ में कैविटी बनाते हैं उसी के अंदर रहते हैं। तो ये पेड़ में केवल अपना घर बनाने के लिए नहीं ठोकते रहते हैं, उसके अंदर से ये खाना भी निकालते हैं। कुछ तो कीड़े खाते हैं, और कीड़े भी पेड़ की छाल के अंदर हो सकते हैं, ढूंढ के खा लेते हैं उसमें से। कुछ वुडपेकर्स होते हैं, जैसे एक मेरे ख्याल से उसका थोड़ा क्रिम्सन कलर का जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है, उसका नाम मैं बोल रही हूँ। अभी जबर खेत में देखा था मैंने, ये उधर से उड़ के वहाँ चला गया ये। तो वो सैप को जो है, पेड़ के तने में जो सैप होता है उसको सक करता है। तो उसको मैंने वहाँ पे शूट किया था। अब ये उधर जाके बैठ गया, उस वाले पेड़ के तने पे बैठ गया है। और यहीं पर एक ये मैकपाई रॉबिन है, ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन की मेल है ये। यहाँ पर 4 है मैकपाई रॉबिन टोटल जो मैंने देखे हैं, जिसमें से 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। और ये वुडपेकर तो अक्सर यहाँ दिखता रहता है। दोस्तों, आज टीकल टोल प्लाजा के पास आ गई हूँ। काफी समय बाद आई हूँ, हालांकि 3 हफ्ते तो एटलीस्ट हो चुके होंगे। अब इस जगह पे पूरा ये ड्राई हो गया है। गर्मी का तो आपको पता ही है, डेली का टेम्परेचर एटलीस्ट 45-46 डिग्रीज रहता है। जबकि यहाँ आसपास खेत खलिहान भी हैं, ओपन एरियाज हैं। तो शहरों में आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी है। यहाँ पर एक रेड वाटर लैपिंग की आवाज आ रही है, और उसका छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पे। अभी कैमरे में नहीं आ रहा है, ये है शायद। ये देखिए, रेड वाटर लैपिंग का जुवेनाइल है ये डाल बीच बीच में आ रही है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो सकता है। ये देखिए, रेड वाटर लैपिंग का जुवेनाइल। जमीन पर ही अंडे देते हैं, जमीन पर ही इनके बच्चे होते हैं। तो और ये पेड़ पे पर्च कर भी नहीं सकते, तो इसलिए ये हर समय अलर्ट रहते हैं। रात के समय भी आप लैपिंग को बोलते हुए सुनेंगे। हालांकि ये नॉकटर्नल बर्ड्स वैसे नहीं है, ये दिन के समय भी जागती हैं, लेकिन रात के समय जागना इनकी मजबूरी है। खास करके ब्रीडिंग सीजन में ये बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं। तो अब देखिए, गर्मी का ये जो है कंडीशन, अगर आपको याद हो कुछ 20-25 साल पहले, जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40-42 तक पहुंच जाता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी पड़ गई है। अब 40-42 तो नॉर्मल हो गया है, अब 50 के ऊपर तक टेम्परेचर जा रहा है नॉर्थ इंडिया के रीजन्स में। एक समय था जब 50+ जो टेम्परेचर होता था वो बिल्कुल था रेगिस्तान के पश्चिमी एरियाज में, जोधपुर वगैरह में। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने बताया था कि गाड़ी के अंदर उसने गलती से फोन का जो कवर था, प्लास्टिक कवर, वो छोड़ दिया था। तो वो अगले दिन उसको पिघला हुआ मिला था, मतलब उसका शेप बिगड़ गया था। तो वो इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम गर्मी उस समय 50+ वहां पे पड़ती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन है, 50+ टेम्परेचर तो हम दिल्ली एनसीआर में ही देख रहे हैं। दिल्ली के कुछ हिस्से हैं, पूरे शहर में नहीं, कुछ हिस्सों में जो टेम्परेचर आ रहा है वो 50 से ऊपर आ रहा है। और ये वो वाले हिस्से हैं जहां पर कंक्रीट है केवल, मतलब केवल बिल्डिंग्स हैं, वहां पर कोई ओपन एरिया, कोई फॉरेस्ट, कोई वेटलैंड्स नहीं है। अभी जो कल मेरा पॉडकास्ट आया है उसमें भी मैंने अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में बात की है। ये टिपिकल एग्जाम्पल है अर्बन हीट आइलैंड्स का। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की खबर है ये, दिल्ली में जो एरियाज हैं, जनकपुरी, नजफगढ़, इन एरियाज में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। जबकि जो एरिया जहाँ पे ग्रीन है, काफी सारे पार्क्स हैं, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उन एरियाज में टेम्परेचर 36 से 40 डिग्री के बीच में था। तो अब आप ये सोचिए कि 10 डिग्री का फर्क एक ही शहर के 2 अलग अलग एरियाज में आ रहा है। ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड। ये मैंने अभी इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है जो कल आया है, जिसमें वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन कैसे करना है, रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने बात की है। तो जो वेटलैंड्स रामसर के तहत प्रोटेक्टेड नहीं भी हैं, उनके लिए भी हमें लोकल लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस एक्सट्रीम गर्मी से बचाते हैं, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा स्लो कर देते हैं, बाढ़ और सूखा नहीं पड़ने देते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स जो है वो जो पर्यावरण है उसकी किडनी जैसा काम करता है। पर्यावरण को अगर हम एक शरीर के बराबर समझ लें,
तो उसके लंग्स जो हैं वो जंगल हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और दूसरा जो किडनी का फंक्शन है वो वेटलैंड्स के पास है। तो अर्बन हीट आइलैंड्स को बनने से ऑलरेडी बन रहे हैं बड़े शहरों में, अगर इनको बनने से रोकना है, इस प्रोसेस को हमें स्लो डाउन करना है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जंगलों का, सिटी फॉरेस्ट का, पार्क्स का और वेटलैंड्स का रिवाइवल। तो ये आप उस पॉडकास्ट को भी सुनिएगा। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो 1 हफ्ता हो चुका होगा उसको। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे पर्यावरण के लिए कि किसी तरह से हम ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको स्लो डाउन करें। ये मवेशी सारे जो है गुर्जर लोगों के हैं और ये लोग भी नोमैडिक टाइप के ही होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह अपना कैंप लेके चलते रहते हैं और इनके पास हज़ारों की संख्या में मवेशी होते हैं। यहाँ पर ही वुली नेक स्टॉक का नेस्ट भी है, हालांकि इस सीज़न में स्टॉक मुझे नेस्ट में बैठा हुआ दिखा नहीं एक बार भी। और यहाँ पे सारस क्रेन की फैमिली भी यहाँ पे रह रही थी, जिसमें 2 बड़े और 2 जुवेनाइल थे। अब तो वो जुवेनाइल काफ़ी बड़े हो गए होंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी में उनको मैंने रिकॉर्ड किया था जब वो छोटे थे बिल्कुल। यहाँ पर भी पानी बहुत कम रह गया है और यहाँ नॉर्मली ईग्रेट्स वगैरह काफ़ी सारे बैठे होते थे, ब्लैक हेडेड आइबिस, ग्लॉसी आइबिस, लैपविंग्स, लेकिन आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। छोटी सी एक बर्ड दिखी थी, वो प्रीनिया भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है। अगर दोबारा दिखेगी तो फोकस करूँगी उस पर। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी अर्बन हीट आइलैंड्स का, इसके अलावा जो कुछ इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट के जो इस समय हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर की एक समस्या है, हमें पता ही है, जो हर अक्टूबर नवंबर में स्मॉग बनता है। लोग ये समझते हैं कि ये केवल पराली जलाने से हो रहा है, ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया, ऐसी एक कहानी बता दी गई है लोगों को कि जो किसान हैं पंजाब, हरियाणा और साथ में जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके, वो पराली जलाते हैं। इस समय जो गेहूँ मतलब धान की कटाई हो जाने के बाद जो ठूंठ बच जाता है उसको जलाते हैं, तो उसकी वजह से ये धुआं बनता है। लेकिन सच बात ये नहीं है, सच बात ये है कि उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन का, मतलब कंस्ट्रक्शन का भी है। जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स का होता है अलग अलग जगह पर, वो जो ये माइन्यूट पार्टिकल्स होती है हवा में जो स्मॉग को क्रिएट करती हैं, उसमें 40% कंट्रीब्यूशन है उसका। पराली तो एक सीजनल चीज़ है, पूरे साल भर नहीं चलती, जबकि कंस्ट्रक्शन पूरे साल भर चलता है। और जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है वो भी 20% के आसपास, 15 से 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है इसमें। और उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा नहीं है, उस समय वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि ठंड पड़ने लगती है, तो धीरे धीरे जो हवा की डेंसिटी होती है, क्योंकि हवा जैसे जैसे ठंडी हो जाती है तो वो नीचे ही बना रहता है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते, जबकि जब तक गर्मी रहती है तो हवा का सर्कुलेशन अच्छा रहता है, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती है और एटमॉस्फेयर में थोड़ी, मतलब जो हवा की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो ये पार्टिकल्स ज़मीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए हमें वो स्मॉग की तरह दिखाई देते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये केवल पराली जलाने की वजह से होता है, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं। तो केवल अब तो बहुत सारे तरीके निकाल लिए गए हैं कि उसको आप जलाइए मत, उसमें केमिकल डाल दीजिए, उससे खाद बना लीजिए, पशुओं का चारा बन जाएगा। तो अब क्यों हो रहा है वो, ये प्रॉब्लम तो हर साल बना रहता है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आप देखेंगे पूरे साल ही ये प्रॉब्लम बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस समय बनेगा, पूरे साल आपको ये समस्या रहेगी। और चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या यंग लोग हों, सबको सांस की तकलीफ हो रही है। एक समय में बड़े कम परसेंटेज लोगों को सांस की बीमारियां होती थी, अभी अगर आप देखें तो हर 10 लोगों में 1-2 लोगों को आपको सांस की बीमारी मिल जाएगी। और देखिए, अपने रीसेंट पॉडकास्ट में जो मैंने बात की है कि धीरे धीरे कैसे आसपास के वेटलैंड्स ख़त्म हो गए हैं, ये जगह उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ पर पहले पानी इकट्ठा होता था और जो विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी वो सारी यहाँ पे, अलग अलग तरीके की डक्स आती थी। यहाँ पर कॉमन स्नाइप मैंने दिखाया हुआ है, वाइट टेल लैपविंग मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे आती थी। उसके अलावा जो लोकल बर्ड्स हैं
जैसे पेंटेड स्टॉक है, आइबिस की अलग अलग वैरायटी, सारस क्रेन भी इस जगह पे रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे मजाल है आपको कोई पक्षी दिख जाए। बड़े दिनों में मुझे एक पेयर सारस का दिखा था और एक पेंटेड स्टॉक दिखा था। पिछले पूरे विंटर सीजन में जितनी बार भी मैं यहाँ पे आई मुझे कोई भी माइग्रेटरी बर्ड नहीं दिखा, क्योंकि पानी है ही नहीं यहाँ पे। इस जगह में मिट्टी भर के कुछ पक्का दीवार सा कुछ बना दिया गया है। इसी तरह से अब ये जिसकी भी ज़मीन होगी उसने जो भी सोचा होगा अपनी ज़मीन को करने के लिए वो उसने किया है। तो होता क्या है कि देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ़ायदा है क्योंकि रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि लाइफस्टाइल जो आपने इम्प्रूव कर लिया ज़्यादा पैसा कमा के इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से, और ग्रीन कवर हटा के, वेटलैंड्स को हटा के आपने ये चीज़ अचीव कर ली, तो धीरे धीरे जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने जो अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया उसको एंजॉय करने लायक तो आप बचे ही नहीं। आपने जो पैसे कमाए उन पैसों का अच्छा उपयोग करने लायक तो आप बचे ही नहीं। वो तो आपके इलाज में खर्च होगा केवल। आपने पैसे तो ज़्यादा कमा लिए लेकिन वो आपके इलाज में, आपके परिवार के इलाज में खर्च होगा, क्योंकि स्वास्थ्य, आपने अपने स्वास्थ्य को दान कर दिया और जो पैसा और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपने चुन लिया। तो जब एक चीज़ आपको मिलती है तो किसी न किसी चीज़ को आप खोते भी हैं। तो ये जो चीज़ें मिली हैं जिसको कि हम समझते हैं कि ये रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है या लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है, उसके बदले में हमने अपने स्वास्थ्य को खो दिया है, अपने हेल्थ को खो दिया है। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि हर 10 लोगों में से 1 या 2 लोगों को सांस की बीमारी है, लंग्स की कोई ना कोई बीमारी है। जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो समय से पहले पैदा हो रहे हैं। प्री टर्म जो बर्थ है बच्चों का, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण यही है कि जो पोल्यूशन और एक्सट्रीम हीट, जो वेदर के, क्लाइमेट के एक्सट्रीम्स हैं, उसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, लेकिन मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर इस पर चर्चा करिएगा, इस वीडियो पर। और ये भी सोचिएगा कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए।